तो कल के क्लास में डिस्कशन हो गया है राज्यपाल टॉपिक का। राज्यपाल क्या होता है, कैसे कार्य करता है, उसके बाद से उसकी अपॉइंटमेंट नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, कार्यकाल कितने साल होता है, ठीक है, कैसे उसका त्यागपत्र होता है, ये सारा बात तो कल चर्चा में हो गया है। ठीक है, जिसका छोटा है वो वीडियो भी डला हुआ था, वहाँ से देख लेगा। और उससे संबंधित 4 पेज का नोट्स टेलीग्राम पे भी डाला गया है, तो जो लिख लिया है ठीक है, जिसका छूटा होगा वो आज कंप्लीट कर लेगा। इसी नोट्स में वो है 4 पेज और जो आज डिस्कस करेंगे हम, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां, तो इसको दोबारा से भेजा जाएगा जिसमें पूरा कंप्लीट गवर्नर से संबंधित पूरा इसमें बात है। ठीक है, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां में पीछे कल के क्लास में थोड़ी सा हम बताए थे कि जैसे राष्ट्रपति को 8 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, कार्य एवं शक्तियां 8 प्रकार की है। ठीक है, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय और स्वविवेक की शक्ति। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास कूटनीतिज्ञ जितने सारे डिप्लोमेट नियुक्त होते हैं अलग अलग देशों में, वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। देश में आपातकाल लगाना हो राष्ट्रपति उसको करता है, और सैन्य शक्तियां भी राष्ट्रपति को कुछ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर राज्यपाल के केस में देखें तो राज्यपाल को ये 3 शक्तियां प्राप्त नहीं है। ऐसे हालांकि राज्य में आपातकाल लगता है, स्टेट में इमरजेंसी लगता है, जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, लेकिन राज्यपाल उसको केवल रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यपाल के पास पावर नहीं है कि वो राष्ट्रपति शासन को क्या कर दे, लागू कर दे। ये भी काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 जो पावर है, कूटनीतिक और आपातकालीन और सैन्य शक्ति, ये स्पेशली केवल राष्ट्रपति को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये केवल राष्ट्रपति के पास है। बाकी जो ये 5 शक्तियां हैं, ये 5 जो राष्ट्रपति सेंट्रल के लिए करता है, वही काम राज्य के लिए कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। जैसे अब राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में आपने लिखा थे 5, 6, 7 पॉइंट लिखे होंगे कि चूंकि कार्यपालिका का प्रमुख होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यपालिका का हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक है कौन, राष्ट्रपति। इसलिए केंद्र सरकार से संबंधित जितने सारे काम होंगे वो किनके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से। तो वैसे ही चूंकि राज्य का पहला नागरिक और राज्य का हेड ऑफ द स्टेट होता है कौन, गवर्नर। ठीक है, इसलिए राज्य सरकार के अंतर्गत जितने सारे काम होंगे वो सब किसके अब नाम से होंगे, गवर्नर के नाम से होंगे। पहली बात। दूसरी बात लिखे होंगे कार्यकारी शक्ति में कि राष्ट्रपति के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है, और बाकी जितने सारे मंत्री हैं राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन उसके लिए सलाह कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है। तो फिर स्टेट में क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, और जितने सारे मंत्री होंगे उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन अब उसकी सिफारिश कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा। फिर कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में लिखे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य अब निर्वाचन आयोग होगा तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो राज्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। सिंपल सा लॉजिक है, बोलो ना जी उसनो। ठीक है, जैसे वहां पे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति, उसकी प्रासरी मतलब उनका कितना वेतन होगा, ये सब कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ये सारा काम कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, और जैसे वहां पे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो यहाँ पे राज्यपाल जो महाधिवक्ता है वो किसके प्रसाद पर्यंत होंगे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ये सब कार्यकारी शक्ति था। वैसे ही कुछ विधायी शक्ति था। विधायी शक्ति में लिखे थे कि राष्ट्रपति जो पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग होने के नाते इसको महत्वपूर्ण कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त है। तो वैसे ही राज्य का जो विधानमंडल है वहां का अभिन्न अंग कौन होगा, राज्यपाल। तो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है राज्यपाल, इसके नाते उसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। जैसे सदन की कार्रवाई को वो आहूत कर सकता है, बुला सकता है, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। लोकसभा को जैसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है, तो विधानसभा को कौन भंग कर देगा, राज्यपाल भंग कर देगा। बात समझ में आए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति अब्सेंट हो तो उन्हीं में से किसी व्यक्ति को कार्यवाही को चलाने के लिए नियुक्त कर सकता है। वहां पे पढ़े थे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो यहाँ पे भी है, जो उच्च सदन है या जो विधान परिषद है उसके कुल सदस्य संख्या के 1/6 लोगों को कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है।
बात समझ में है? तो एकदम पैरेलल है वहाँ पे। जैसे वित्तीय शक्ति में राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़े थे कि राष्ट्रपति भारत सरकार के बजट को पार्लियामेंट में रखवाता है, वैसे ही अब स्टेट गवर्नमेंट पे राज्य सरकार के बजट को कौन रखवाएगा? राज्यपाल रखवाएगा। ठीक है, तो लगभग एक समान है, मतलब ये चारों शक्तियाँ। ठीक है, बाकी मतलब इनको कंपेयर करके आप घर पे थोड़ा, मतलब अभी तो केवल राज्यपाल पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का पहले पढ़ लिए, तो लगभग ये एक समान है। अब इसके लिए 4 पेज का नोट्स पूरी तरह से तैयार है, घर पे जाके इसको आपको लिख देना है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां में राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। सेंटर में कौन ये काम करता था? राष्ट्रपति। तो वहां पे राष्ट्रपति के नाम से होगा, यहाँ पे राज्यपाल के नाम से होगा। दूसरा, वह मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बात समझ में? तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बात समझ में आ गया? तो प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति करता है, और ये सभी लोग ये राज्यपाल के क्या होंगे? प्रसाद पर्यंत होंगे। जैसे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़े थे कि जो भी मंत्री है और प्राइम मिनिस्टर है और मंत्री परिषद के जो भी लोग हैं वो सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। बोलो ना जी, तो ये भी सब प्रसाद पर्यंत है। 4 इसमें अपवाद है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजातीय कल्याण मंत्री होगा, मतलब यहाँ पे एक अलग से जनजातीय कल्याण मंत्री होगा जिसकी नियुक्ति बिना चीफ मिनिस्टर के सलाह से कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको पावर दी गई है। ठीक है, और ये सब लोग राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद अपना धारण कर। कोई दिक्कत पर्सन? अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा मंत्रालय, एक मंत्री का मंत्रालय स्थानांतरण करना हो, मंत्रालय उसका चेंज करना हो, तो ये कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर की राष्ट्रपति? राष्ट्रपति करेगा, वो भी किसके सलाह से? प्राइम मिनिस्टर के सलाह से। तो जो भी मान लो कि कोई अभी रेलवे मंत्री है, उसको हटाकर वित्त मंत्री बना देना है, वित्त मंत्री को हटाकर रेलवे मंत्री बना देना है। ठीक है, तो नियुक्ति, मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो एक को हटाएंगे तो दूसरे जगह पर उसको अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे, तभी तो काम बनेगा। तो फिर वो काम कौन करेगा? हालांकि सजेशन सब प्राइम मिनिस्टर देता है, लेकिन ये सारा काम कौन करता है? राष्ट्रपति का। यहाँ तो कोई दिक्कत पर्सन? तो ये होगा दूसरा, इसकी कार्यकारी शक्ति। फिर तीसरे नंबर पे है, वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक मतलब उसका वेतन तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये जैसे मंत्री और चीफ मिनिस्टर, ये भी प्रसाद पर्यंत है, लेकिन इनका वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद। बोलो रहे। लेकिन केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार के ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगता है, कोई भी केस बनता है, तो भारत सरकार के वकील के तौर पे जो न्यायालय में पेश होता है और भारत सरकार का पक्ष रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट, बिहार सरकार के ऊपर भी कोई केस होगा तो बिहार सरकार के साइड से उनके पक्ष रखने के लिए जो व्यक्ति पेश होगा उसको हम क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। तो इसकी नियुक्ति चीफ मिनिस्टर करेगा, इसका कितना वेतन होगा ये भी चीफ मिनिस्टर निर्धारित करेगा। ठीक है, और लास्ट में इनका जो मतलब ये पद होगा ये भी प्रसाद पर्यंत होगा, यानी राज्यपाल जब चाहे इनको क्या कर सकता है? हटा सकता है। कोई दिक्कत पर्सन? अच्छा, राज्यपाल ये जितना काम करेगा, जैसे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़े थे कि राष्ट्रपति वाले के साथ कंडीशन क्या था कि आर्टिकल 74 एक पढ़े थे, भूल गए इतना जल्दी। अनुच्छेद 74, अच्छा एक अनुच्छेद 53 भी पढ़े थे। कितने लोग को अनुच्छेद 53 पता है? हाथ उठाइए। आर्टिकल 53, नो आइडिया। बहुत सही, एक आदमी को पता है, 1.5 2 आदमी 3 आदमी। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? बोले थे पढ़ के आना है। आर्टिकल 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति अपना समस्त कार्य या तो खुद से करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो खुद से करेगा में कुछ भी स्वविवेक की शक्ति उसको प्राप्त है। ठीक है, लेकिन अधिकांश काम वो तो मंत्री परिषद के सलाह से करता है, आर्टिकल 74। तो वैसे ही राज्यपाल बोले थे कि 89 जोड़िएगा तो आप पहुंच जाइएगा कहां पे? राज्य में। 74 में 89 जोड़िएगा तो ये होगा 163। तो अनुच्छेद 163 कहता है कि गवर्नर अपना जितना भी काम करेगा वो राज्य के मंत्री परिषद के
हिसाब से करेगा, राज्य के मंत्री परिषद के हिसाब से करेगा। राज्य का मंत्री परिषद मतलब बिहार के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो किसके सजेशन से काम करेंगे? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और उनके मंत्री परिषद में जो लोग हैं उनके हिसाब से काम करेंगे। बोलो ना जस्ट। सिग्नेचर मुहर लास्ट में किनका होगा? राज्यपाल का होगा। जैसे कल का कैबिनेट का मीटिंग हुआ बिहार सरकार का, तो बिहार सरकार के कैबिनेट मतलब मंत्री परिषद का मीटिंग हुआ, मंत्री परिषद में 45 एजेंडों पे मुहर लगाया गया, तो सब डिसीजन कौन लिया? मंत्री परिषद। लास्ट में सिग्नेचर किसका लग गया? गवर्नर का। बात समझ में आ गया? परंतु यहाँ पे जैसे आर्टिकल 74 में था कि 42वें संविधान संशोधन में व्यवस्था किया गया था कि 1976 की मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। फिर बाद में उसको संशोधन किया गया 74 में कि 78 में 44वें संविधान संशोधन की एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा, लेकिन गवर्नर के साथ ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वो मंत्री परिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य है। 42वें संविधान संशोधन में उसमें 163 में कोई संशोधन नहीं किया गया, इसलिए राष्ट्र इस मामले में मंत्री परिषद के सलाह के हिसाब से काम करने के मामले में राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल थोड़ा सा कौन लगता है? गवर्नर लग रहा है। बात समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये है मतलब इसी के बारे में। तो ये जितना काम पड़ रहा है ये मत समझिए कि राज्यपाल अपने मर्जी से करते हैं, क्योंकि संसदीय व्यवस्था है भारत में। तो संसदीय व्यवस्था में जो चुने गए प्रतिनिधि, अच्छा राज्यपाल जो है वो तो चुना हुआ नहीं है, वो तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, और एक व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुन कराया है, चीफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद और ये सारे लोग, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास पावर थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा हो। बोलो ना जैसे। ठीक है, तो इस मामले में ठीक है। नेक्स्ट अब आगे, वह राज्य के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति पढ़े थे कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके जो हेड होते हैं केंद्रीय चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो वैसे ही राज्य में भी एक निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, इनके आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। परंतु और उनकी सेवा शर्तें और कार्यवाही को निर्धारित करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों में या परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जाता है जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो भले नियुक्त करता है लेकिन ये प्रसाद पर्यंत नहीं है। राज्यपाल इनको जब मर्जी तब नहीं हटा सकता। इनकी हटाने की प्रक्रिया वही है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। कहने का मतलब ये संसद इनको हटा सकती है। बोलो ना जी सुनो। राष्ट्रपति भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो नहीं है। उनको कौन हटाएगा? पार्लियामेंट हटाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में ज्यादा तो भले नियुक्त करता है राज्यपाल, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को राज्यपाल नहीं हटा सकता है। ये जब भी हटेगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश की भांति, और हाई कोर्ट का न्यायाधीश संसद के द्वारा हटाए जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं है। बोलो ना जी। नेक्स्ट, एक और व्यक्ति हैं, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बोले तो अनुच्छेद 163, ये काम कौन करेगा? मंत्री परिषद। लेकिन ये लोग भी, इसका अध्यक्ष और इसके सदस्य भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं है। राज्यपाल जब मर्जी तब इनको नहीं हटा सकता है। इनको कौन हटाएगा भाई? राष्ट्रपति हटाएगा। राष्ट्रपति हटाएगा, मतलब विशेष परिस्थितियों में इनको कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल के पास ये पावर नहीं। ठीक है, अब इनको हटाने की एक अलग प्रक्रिया, जांच टीम बनती है, जांच पड़ताल के बाद इनको बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, वो आगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे या चुनाव आयोग पढ़ेंगे तब वहां पे समझ में आएगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो महान्यायवादी क्या है? प्रसाद पर्यंत है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, ये सब लोग नियुक्त करता है राज्यपाल, लेकिन हटाने का पावर उसके पास नहीं है। ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट, जैसे एक पढ़े थे हम प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में, आर्टिकल 88 की 78, 89 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 17 में 60 गया, 89 माइनस करेंगे तो 17 में से 9 हो गया 8, और यहाँ बच गया 15 में, हाँ 78। तो अनुच्छेद 78 में जैसे लिखा था कि एक तरफ है राष्ट्रपति, दूसरे साइड है कौन? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कोई दिक्कत परेशानी? अब इनके जो भी डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति के पास पहुंचना चाहिए। इन दोनों के बीच के कड़ी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद के हुए डिसीजन को राष्ट्रपति को क्या करे, पहुंचाए। कोई दिक्कत परेशानी, अगर ये नहीं पहुंचाता है तो राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है कि प्राइम मिनिस्टर को फोन करके पूछ ले भाई क्या चल रहा है। कोई दिक्कत परेशानी। तो वैसे ही अब स्टेट में क्या हो जाएगा, एक तरफ हो गया कौन, गवर्नर, यहां पे हो गया कौन, चीफ मिनिस्टर, और यहां पे हो गया मंत्री परिषद। तो एक जिम्मेदारी है कि चीफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के तमाम सुझाव को गवर्नर के पास पहुंचाए। अगर नहीं पहुंचाते तो गवर्नर के पास इतना पावर है कि सीएम को फोन करके पूछ लेगा कि बताइए भाई क्या चल रहा है। ये बात लिखा हुआ है किसमें, आर्टिकल 167 में, अनुच्छेद 167 में। बोलो ना जी, ठीक है। नेक्स्ट, वो राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। मान लो कि आगे पढ़ेंगे आप राष्ट्रपति शासन के बारे में, राज्य में संवैधानिक स्थिति गड़बड़ हो जाए, राज्य सरकार संविधान के अकॉर्डिंग काम न करे, तो राज्यपाल के पास इतना पावर है कि यहां से एक खत लिखेगा, एक लेटर लिखेगा और राष्ट्रपति को सिफारिश कर देगा कि माननीय महामुहिम श्री 160 श्री राष्ट्रपति श्री, बिहार में प्रशासन ठीक ढंग से सरकार नहीं काम कर रही है, संविधान के प्रावधानों को ठीक ढंग से फुलफिल नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे लगा दीजिए अपना शासन। अपना शासन मतलब राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति उस एप्लीकेशन की जांच पड़ताल करेगा, उसको लगेगा कि हाँ व्यवस्था बात सही है, तो उनके सजेशन के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा देगा। हालांकि राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो बिना राज्यपाल के सजेशन के भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो उधर से सलाह आएगा तभी भी लगाएगा, इतना पावर है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था है कि वो राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक आपात करने के लिए राज्यपाल क्या करता है, सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट, राज्य में जब राष्ट्रपति शासन के दौरान, मतलब जब राष्ट्रपति शासन लग गया, तो उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। सामान्य अवस्था में राज्यपाल किसके सिफारिश से काम कर रहा है, चीफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद जितना काम कर रहा है उनके सिफारिश से कर रहा है। अब चूंकि लग गया राष्ट्रपति शासन, नाम क्या वही राष्ट्रपति शासन, मतलब चीफ मिनिस्टर खत्म, मंत्री परिषद खत्म, अब पूरा सेंटर के हाथ में स्टेट आ गया है। अब सेंटर के हाथ में आ गया है, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो राष्ट्रपति यहाँ थोड़े ना आता है, राष्ट्रपति को नियुक्त पहले से ही राज्यपाल है, वहां पे राज्यपाल को सारा पावर मिल जाता है। जितना काम अभी किसी मतलब मंत्री परिषद के सलाह से करता था, वो अब सारा काम अपने खुद से करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, कंप्लीट केंद्र सरकार के प्रतिनिधि या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगता है। बोलो ना जी, बात ये समझ में आया? तो एक तो सिफारिश करता है, और जब राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है और सारा काम बिना किसी के सजेशन के हिसाब से करने लगता है। कोई दिक्कत? ये था 7वां पॉइंट। एक लास्ट है, राज्य के विश्वविद्यालयों का जो भी स्टेट में राज्य विश्वविद्यालय है, जैसे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बोलो ना जी, इन सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति। ठीक है, तथा वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि जितने सारे विश्वविद्यालय हैं, मान लीजिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय है, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि पटना विश्वविद्यालय है, तो सभी विश्वविद्यालय का कोई हेड होगा जिसको कुलपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सभी विश्वविद्यालय के वो कुलपति होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। तो सब विश्वविद्यालय का वो कुलपति होगा, समझ लीजिए कि इसका प्रिंसिपल इस विश्वविद्यालय। लेकिन कुलपति के ऊपर भी इन तीनों का हेड कौन होगा, गवर्नर, जिसको कुलाधिपति के नाम से जानते हैं। बोलो ना जैसे, ठीक है, तो सभी स्टेट का कौन, कुलाधिपति। तो सभी चीफ, जितने सारे राज्य में यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय, उन सब का कुलाधिपति होता है राज्यपाल, और जितने सारे कुलपति होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल अपने मन से करेगा नहीं, स्टेट मंत्री परिषद के सलाह से काम कर। बोलो ना जयस, बात समझ में आ गया? तो ये था सब राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। अब नेक्स्ट, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिनंग होता है। जैसे पार्लियामेंट का अभिनंग कौन है, राष्ट्रपति। अभिनंग करने का मतलब कि बिना इसके हस्ताक्षर का कोई भी बिल एक्ट में परिवर्तित नहीं होगा, मतलब इसकी भी भूमिका है। जैसे संसद के बारे में पढ़े थे, संसद के बारे में, संसद में पढ़े थे कि एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो लोकसभा से बिल पारित होगा, फिर राज्यसभा से पारित होगा, फिर ये किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा।
तब ना एक्ट बनेगा। तो एक्ट बनने में तीनों लोग शामिल है, लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है और राष्ट्रपति भी शामिल है। इसलिए माना जाता है कि ये पार्लियामेंट में बैठता तो नहीं है, लेकिन संसद का एक अभिन्न पार्ट ये भी है, क्योंकि बिना इसके हस्ताक्षर का कोई भी बिल एक्ट नहीं बन पाता। जस्ट लाइक वैसे ही स्टेट का लेजिस्लेचर है, तो इसमें भी लोकसभा विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अब इन दोनों हाउस से बिल पारित होगा तो हस्ताक्षर के लिए किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास। बिना गवर्नर के हस्ताक्षर को एक्ट कानून नहीं बन पाएगा, इसलिए ये स्टेट लेजिस्लेचर का एक अभिन्न हिस्सा है, बैठता नहीं है, लेकिन बिना उसके सिग्नेचर का कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा। बोलो ना जैसे। इस नाते इसको कुछ कार्य एवं शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे वह राज्य के विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, 17वासान। आहूत मतलब बुलाना, सत्र को बुला सकता है। 17वासान मतलब खत्म करना, सत्र को खत्म कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ विधानसभा को विघटित कर सकता है, ठीक है। तीनों का डिफरेंस हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बुलाना, विघटित करना, और इसके बारे में सारा बात डिस्कस हो गया है, ठीक है। सत्र को बुलाना, सत्र को सत्रावसान करना इसको बोलते हैं। विघटन मतलब पूरी तरह से उसको खाली हो जाता है, ठीक है। तो विघटित, ये सारा काम कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, सलाह किसका लगेगा? 163 मंत्रिपरिषद। वह विधानसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद, जैसे राष्ट्रपति में पढ़े थे, प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के बाद एक बार संबोधित करता है प्रथम सत्र को, और प्रत्येक साल बजट सत्र के पहले सत्र को क्या करता है? संबोधित करता है। तो राज्यपाल भी वो काम करेगा भाई। वह विधानसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद, जैसे अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, जैसे 243 सांसद विधायक चुन कराएंगे, उनका शपथ उपथ हो जाएगा, तो उसके बाद से कौन संबोधित करेगा? गवर्नर। बोलो ना जैसे। फिर जैसे ये साल खत्म होगा 2026 का, बिहार का विधानमंडल कार्य करना शुरू करेगा, पहला सत्र होगा बजट सत्र। जैसे केंद्र पार्लियामेंट में था ना बजट सत्र, तो वैसे यहाँ पे भी होगा बजट सत्र। तो बजट सत्र के पहले दिन वहां पे जाते हैं राज्यपाल, यहाँ पे जाते हैं वहां पे जाते हैं राष्ट्रपति, और यहाँ पे आएंगे राज्यपाल। तो दो समय ये लोग क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। नेक्स्ट, वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा में के पद खाली हो तो किसी भी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। मतलब विधानसभा और मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति, दोनों चारों लोग अब्सेंट है, तो उसी में से किसी व्यक्ति को उसकी कार्यवाही को संचालित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। कौन? गवर्नर, राज्यपाल। वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6ठे भाग को मनोनीत करता है या नामित करता है। साहित्य, कला, विज्ञान, वहां पे 4 था। राज्यसभा में कितने लोगों को? 14। कौन बोल रहा है भाई? 12। 4 था वहां पे, 4 मतलब क्षेत्र से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। स्टेट में एक एक्स्ट्रा है, सहकारिता, कोऑपरेटिव। तो 5 क्षेत्र से आने चाहिए, 5 क्षेत्र से, ठीक है। और संख्या निर्धारित नहीं है। विधान परिषद के टोटल सीट का कितना? 6ठे भाग, 1/6, ठीक है। संख्या जैसे बिहार में विधान परिषद की सीट कितना है? 75, ठीक है। तो 75 का 1/6, 12। बोलो ना जेंस, पॉइंट में मत लाना, काट काट के थोड़ी ना। 12, तो 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल मन। वैसे ही यूपी में 100 सीट है, 100, तो 1/6 कितना होगा? 16 लोगों को कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल। तो 1/6 लोगों को ये मनोनीत करता है। 5 क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, और एक नया ऐड है सहकारिता, इसको ध्यान से। नेक्स्ट आगे, विधानसभा के सदस्य के निर्भरता के मुद्दे पर, यह पिछले 17वीं में क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, मुद्दे पर आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय लेता है। पूछा था कि राज्य विधानसभा की सदस्यता कौन समाप्त कर सकता है? हाईकोर्ट, इलेक्शन कमीशन, राज्य इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल, ठीक है। तो कौन कर सकता है? राज्यपाल। हालांकि वो उस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से क्या करेगा? सलाह लेगा, लेकिन उसकी सदस्यता समाप्ति करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास, ठीक है। निर्भरता मतलब अयोग्यता के आधार पे। नेक्स्ट, जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो औपचारिक रूप से वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस पढ़े है ना? जब पार्लियामेंट का सत्र न चल रहा हो, कानून की आवश्यकता हो तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में है, जब नहीं चल रहा हो तो ऑर्डिनेंस ला दीजिए, ठीक है। वह राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट
रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करता है। तो इनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होती है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर विधानमंडल में उसको क्या करता है, पेश करता है। वहां पे ये काम राष्ट्रपति करता था, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य विधानमंडल से पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास भेजे जाने पर क्या क्या ये कर सकता है। तो ये पढ़े थे हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी पढ़े थे राष्ट्रपति कि कोई भी बिल पार्लियामेंट से पारित होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास, और कोई भी बिल पारित होकर गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर के पास या राज्यपाल के पास जाता है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसके पास 3 ऑप्शन है, चौथा नहीं, कितना, 3। या तो वो उस पर सिग्नेचर कर दे, यस कर दे, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसको स्वीकृत न करे, नो कर दे, एक्ट नहीं बन पाएगा। रिकंसिडरेशन के लिए या पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दे, पुनर्विचार के लिए। हालांकि ये पुनर्विचार के बाद से दोबारा आएगा तो राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर देने के लिए बाध्य है, बोलो ना जैस। तो ये 3 पावर मिला हुआ है राष्ट्रपति को। राज्यपाल के पास 4 पावर है, कितना भाई, 4। इस मामले में राज्यपाल के पास पावर 4 है। एक तो यस कर देगा तो ये एक्ट बन जाएगा, बोलो ना जैस। 3 सेम है, अस्वीकृत कर देगा, नो कर देगा तो एक्ट नहीं बनेगा। रिकंसिडरेशन के लिए या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है वापस विधानमंडल के पास, वापस से पारित आएगा तो सेम कंडीशन है, सिग्नेचर करना क्या है, अनिवार्य है। चौथा और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले। किसके लिए भाई, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले। अब हालांकि कुछ इसके लिए मुद्दे दिए, जैसे डीपीएसपी से कोई मामला हो जिसपे राज्य सरकार ने कानून बनाया, तो उससे संबंधित कोई मुद्दा हो, राज्य ने कानून बना दिया, तो उस पर सिग्नेचर कर राज्यपाल उसको चाहे तो राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। मतलब इस बिल को जो पारित होकर उसके पास गया था वो सीधे किसके लिए भेज दे, कहां पे भेज देगा, राष्ट्रपति के पास भेज देगा। किस मामले में, इस मामले में। कोई दिक्कत पर्सन, पोस्ट ऑफिस तो दो बीटो प्रयोग हुआ था, जो पोस्ट ऑफिस एक्ट बता रहे हो दूसरा चीज है, ये एस्टेट की बात चल रही है। बात समझ में आ गया। तो इसको रोक सकता है। मान लीजिए कि राष्ट्र, पूरे देश, मतलब कोई ऐसा कानून बना जो पूरे देश को प्रभावित कर सकता है, इस तरह से बिल को भी वो राज्यपाल खुद सिग्नेचर ना करके किसके लिए आरक्षित कर देगा, राष्ट्रपति। अब मान लो कि कोई बिल को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया, होल्ड कर दिया, वो भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तब यहां पे राज्यपाल की पावर खत्म। अब सारा डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। अब तो कोई भी बिल पार्लियामेंट से पारित होकर जाता है तो 3 कंडीशन है, तो वैसे ही कोई बिल आरक्षित होकर भी जाएगा तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है। चाहे तो अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, वो एक्ट बन जाएगा, बोलो ना जैसे, उसको अस्वीकृत कर दे, खारिज हो जाएगा। चाहे तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, कहां, विधानमंडल में कि संसद में, कहां से पारित होके गया है, विधानमंडल से, तो वापस ये पुनर्विचार के लिए कहां भेज देगा, विधानमंडल में, विधानमंडल में। कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, दोबारा विधानमंडल से पारित होगा ये बिल, तो अब ये कहां जाएगा, गवर्नर के पास कि प्रेसिडेंट के पास। कौन गवर्नर बोल रहा है भाई, अभी बोले कि बिल अगर रिजर्व हो गया राष्ट्रपति का तो राज्यपाल का पावर खत्म। अब ये सारा डिसीजन किसके पास है, राष्ट्रपति का। तो ये दोबारा भी पारित होगा तो दोबारा किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास अब जाएगा। इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं। राष्ट्रपति के पास अभी भी 3 ऑप्शन है, ठीक है। यस कर दे, कानून हो बन जाएगा, होल्ड कर ले, खारिज हो जाएगा। पहले वाले केस में, राष्ट्रपति वाले ओरिजिनल केस में क्या है कि कोई भी बिल पुनर्विचार के बाद जाता है तो राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर देने के लिए बात। लेकिन इस मामले में स्टेट लेजिस्लेचर से कोई बिल पुनर्विचार के बाद भी राष्ट्रपति के पास जाता है, तब भी चाहे तो वो खारिज कर सकता है। अब यहां पे उसको मतलब अनिवार्य नहीं है कि वो क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। इस बात में थोड़ा सा उसको पावरफुल बनाया गया। कोई दिक्कत परेशानी, पहली बात। दूसरी बात, संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पारित करके भेजेगी तो राज्यपाल कितना दिन में हस्ताक्षर करके देगा, कितना दिन अपने पास होल्ड करके रख लेगा, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता, राष्ट्रपति इसको कितना दिन तक होल्ड करके रख सकता है। इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, मतलब इसके बारे में कोई मतलब समय सीमा निर्धारित नहीं है। नवंबर 2023 में तमिलनाडु की सरकार के द्वारा 10 गो बिल पारित किया गया, नवंबर 2023 के आसपास।
और अप्रैल 2024 तक, सॉरी 25 तक, नवंबर 2023 अप्रैल 2025, लगभग कितना 12 माह इधर, बीच में पूरा 2024 का, 2 माह उधर 2023 का, 4 माह इधर 2025 का, 4 2 6 और 12 6 18 महीने। अब चूंकि तमिलनाडु में ही ऐसा क्यों हुआ कि तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, एम.के. स्टालिन वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, जो रूलिंग पार्टी से संबंधित नहीं है, मतलब उनके गठबंधन नोटबंधन के रेंज में नहीं है। और यहाँ पे जो राज्यपाल है एन रवि करके यहाँ पे राज्यपाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी ये कुछ बिल यहां से पारित किए और इसको ही दबा के बैठ गए, होल्ड कर लिए। मामला गया हाई कोर्ट में, कि हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, भाई संविधान में ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि कितना, लेकिन मामला गया फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो 12 अप्रैल या अप्रैल मिड के समथिंग सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि राज्यपाल ऐसे, मतलब एक तो जो सरकार है वो तो जनता के द्वारा चुनी हुई है, अब इनके द्वारा बिल पारित किया गया, उसको आप इतना दिन तक होल्ड करके रखेंगे तो कैसे सरकार चल पाएगी? बोलो ना जैसो, काम ही नहीं हो पाएगा ना, कोई कानून ही नहीं बन पाएगा टाइम पे, तो कैसे काम होगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 3 महीने के, अगर कोई मतलब जेन्युइन रीजन नहीं है बिल के पीछे, तो राज्यपाल 3 महीने के अंदर डिसीजन दे कि उसको रोक रहा है कि क्या कर रहा है, जो भी अपना 3 महीने में क्लियर करे। और जितना बिल ये 10 को पेंडिंग था, नवंबर 2023 में चूंकि ये पारित था, तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 से इसको पारित, मतलब एक्ट मान लिया। सिग्नेचर ना किया था राज्यपाल, फिर भी उसको एक्ट मान लिया। काफी इस पे घमासान भी हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो इतना कर सकता है, लेकिन वो 10 एक्ट बन गया और ये मामला, ये डिसीजन आया तमिलनाडु सरकार के फेवर में, और वो सब एक्ट बन गया। बोल दिया अभी सभी राज्यपाल के साथ यही कंडीशन, 3 महीने के अंदर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो आइए आप सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करे। अब राष्ट्रपति को लगा कि भाई ये तो थोड़ा सा मामला पेचीदा हो गया है, तो राष्ट्रपति ने एक, अभी वो पीछे क्लास में बताए थे कि राष्ट्रपति ने 14 सवालों का एक लेखा जोखा भेजा है सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप इस पे थोड़ा बताइए कि अब इस पे आपका क्या स्टैंड है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। जिसमें से एक सवाल ये भी है कि जब कोई गवर्नर राष्ट्रपति के लिए कोई बिल रिजर्व करता है, आरक्षित करता है, तो क्या उस पर भी 3 महीना का बाउंडेशन होगा? राष्ट्रपति को भी क्या 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा? ये सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट अभी जब जवाब देगा तब देगा। तो अभी केवल स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऐसी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से आया है कि कोई भी गवर्नर 3 महीने से अधिक तक बिल को होल्ड करके नहीं रख सकता। ठीक है, 3 महीने के अंदर जवाब दीजिए, और कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो फिर उसको हम अपना हिसाब से उसको डील कर लेंगे। बोलो ना जैसो। तो इस तरह से ये राज्यपाल और राष्ट्रपति का थोड़ा सा एक कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट, ये सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। स्वीकार कर सकता है, एक्ट बन जाएगा। स्वीकृति के लिए रोक सकता है, एक्ट नहीं बन पाएगा। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो छोड़कर पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के बाद पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। हालांकि विधानमंडल पुनर्पारित करती है तो राज्यपाल को स्वीकृति देना अनिवार्य। चौथा पावर इसके पास है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अभी ये कौन कौन मामला, हाईकोर्ट से संबंधित कोई मामला हो जाए, ठीक है, संविधान के उपबंधों के विरुद्ध कोई मामला हो जाए, डीपीएसपी से संबंधित कोई मामला हो जाए, राष्ट्रीय महत्व का कोई मामला हो जाए, तो ये सारा किसके लिए रिजर्व कर लेगा? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के पास तीनों ऑप्शन है, यस कर देगा, नो कर देगा, पुनर्विचार के लिए भेज देगा। पुनर्विचार के बाद जाएगा तो यस करना अनिवार्य राष्ट्रपति के लिए नहीं है। ठीक है, स्वीकृति के बाद राज्यपाल की भूमिका आरक्षित करने के बाद अगर कोई बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित की जाती है तो आरक्षित करने के बाद राज्यपाल की अब कोई भूमिका नहीं है। उस पर सारा डिसीजन किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। यहाँ तो कोई समस्या। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। वह सुनिश्चित करता है कि राज्य का वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 89 जोड़ेंगे, पहुंच जाएंगे स्टेट पे। तो राज्य बजट राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में, जैसे धन विधेयक पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, वैसे ही स्टेट में धन विधेयक विधानसभा में लाने के लिए यहाँ पे राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो वही बात लिखा है, धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उसके पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यपाल की सहमति के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। ये आप वित्त आयोग पढ़ेंगे तब वहां पे समझेंगे। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 साल पे समय समय पे, एक सेंट्रल में भी वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रत्येक 5 साल पे राष्ट्रपति। राज्य में भी वित्त आयोग है, जिसकी नियुक्ति 5 साल पे कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति
न्यायिक शक्ति में ही इसका आता है। आर्टिकल 161 राष्ट्रपति के चैप्टर में दोनों का बेहतरीन तरीके से मतलब डिस्कशन हो गया। वह राज्य उच्च न्यायालय से विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतर, पदोन्नति के काम करता है। तो जितने सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उसमें जो भी न्यायाधीश की नियुक्ति, उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, उनका प्रमोशन, ये सारा काम हाई कोर्ट और राज्यपाल दोनों मिलकर करते हैं। मतलब ये काम राज्यपाल करता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद के सलाह से नहीं करके किसके सलाह से करता है? हाई कोर्ट के सलाह से करता है। ठीक है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। भारत के संविधान में राज्य में केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित है। राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकालीन प्रमुख बनाया गया है, जबकि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में निहित है, स्वविवेक को छोड़कर। ठीक है। आर्टिकल 154 जैसे अनुच्छेद 53 पढ़े थे, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति अपना सारा काम स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो यहाँ पे राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी और ये संविधान सम्मत कार्य सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। लेकिन फिर यहाँ पे 74 भी पढ़े थे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 163 राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेगा। ठीक है। एक नोट है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जैसे लोकसभा सामूहिक रूप से सेंट्रल मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद पूरी तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए यहाँ पे मंत्रिपरिषद पूरा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। दैट्स इट। ये था पूरा आपका गवर्नर या राज्यपाल का टॉपिक। 4 पेज कल भेज दिया गया था, अब एक ही में है। अब ये पूरा 8 पेज का नोट्स जाएगा टेलीग्राम पे। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, और जो लोग जुड़े हैं वो पहले से ही लिख लिए होंगे 4 पेज। तो बाकी इसको लिख के कंप्लीट करके कल आइए। आगे जो टॉपिक है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, पर मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, तो पहले इसको लिख लेना है। ठीक है। और लिख लेने के बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का पूरा टॉपिक जो भी 4-5 पेज का नोट्स होगा 2 से 3 बार पूरा रिवीजन करके आना है, तब आगे चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद बढ़िया तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है। टेस्ट प्रस्तावित है। टेस्ट अभी कल नहीं होगा, परसों या फिर शुक्रवार को या शनिवार को होगा। ठीक है। तो आप जितना काम बोला गया पहले वो करके आइए और बाकी अपना टेस्ट के लिए भी तैयारी करते रहिएगा। कल नहीं होगा इतना श्योर है, लेकिन फ्राइडे या सैटरडे 2 दिन में एक दिन जब भी हो जाए होगा। कोई दिक्कत परेशानी? नो दिक्कत परेशानी। ओके, मिलते हैं कल। चीफ मिनिस्टर का डिस्कशन चालू रहेगा।